Let us discuss problem number 4.66 of Virudhu. It is based on laws of motion, the concept of SHM and Faraday law. It also uses the property of self-inductance. Problem क्या है कि there are two vertical parallel rays and their upper end is joined by an inductor of self-inductance L. There is no resistance in the rails and there is a conducting rod of known mass say m, length L. जो length है this is same as separation between the two rails. At time and there is horizontal magnetic field also applied perpendicular to the rails. तो सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, इस रॉड की लेंथ पता है विच इज सेम एज सेपरेशन बिटवीन द रेल्स. रॉड का हमें मास भी दिया है, राइट. एंड ग्रेविटी इज द नो. ये सारा अरेंजमेंट वर्टिकल प्लेन में है. एंड नाउ द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ टाइम. उसमें भी पूछा सकता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या इन द सब्सिक्वेंट मोशन मैक्सिमम करंट क्या होगी, या किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी दे के उसमें करंट पूछ लिया, या डिस्प्लेसमेंट दे के करंट पूछ लिया. इस तरह के और क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं. बट वंस वी ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये आसानी से फिर बाकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. I have taken this displacement axis as y axis. क्वेश्चन में x लिखा है, जो सेम थिंग, you can treat it as y. Let us assume that at certain instant velocity is v and the rod has fallen by distance y and the time is t. Then there will be induced EMF. It is popular result that whenever rod moves in magnetic field, there is induced EMF across its ends as per Faraday law, and that EMF is VBL. It is a popular result. इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इसका सेंस ऑफ पोलरिटी हम लेंज लॉ से निकाल सकते हैं. रॉड अगर नीचे गिर रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऐसे, इंड्यूस इफेक्ट्स ऐसे आने चाहिए जो इसे गिरने का अपोज करें. तो मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस करंट की वजह से ऊपर आएगा और इसी के बेसिस पर हम करंट का सेंस निकाल सकते हैं. ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसका सेंस भी निकाल सकते हैं. तो ये एंड हायर वोल्टेज पे आ जाएगा, ये लोअर, जिससे करंट इस तरह से हो एंटी क्लॉकवाइज, जिससे मैग्नेटिक फोर्स फ्लेमिंग रूल्स हम देख सकते हैं तभी ऊपर आएगा जब करंट यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आएगा. तो ये सारी चीज़ें लेंज लॉ से ही निकल आती हैं. और जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा वही इंडक्टर के क्रॉस लग जाएगा, राइट. और इंडक्टर के क्रॉस इस तरह से यहाँ प्लस यहाँ माइनस मानते हुए, यानी हायर एंड लोअर. तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप LdI/dt होना चाहिए एंड दैट शुड बी सेम एज VBL. और जो इस पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो ऊपर की ओर आएगा IBL, ग्रेविटी नीचे लगेगी. इस पर दो फोर्स रहेंगे एट एन इंस्टेंट. ये दो इक्वेशन नाउ आई थिंक इट कैन बी इजली अंडरस्टूड. ये EMF की इक्वेशन हो गई इंडक्टर के क्रॉस, और ये मोशनल EMF से इक्वेट कर दिया. मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स, वो ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट होगा. तो वेरिएबल्स को रिड्यूस करेंगे तभी इसमें रिलेशन बन सकता है. I, T और वेलोसिटी तीन वेरिएबल हैं यहाँ. इनमें से हम लोग एक को एलिमिनेट करें तो यहाँ से एक रिलेशन और बना लेंगे. LdI को इस तरह से लिखते हुए VDT इंटू VDL, DL और VDT की जगह dy, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dt इज dy. ये आसानी समझा सकता है. देन वी कैन इंटीग्रेट इट. ये रिलेशन आ जाएगा क्योंकि इनिशियली y भी ज़ीरो है और करंट भी ज़ीरो है. यहाँ ही ध्यान रखना होगा कि इंडक्टर में करंट सडनली ग्रो नहीं कर सकती.
इन यूजुअल कंडीशंस, राइट। तो करंट रूम ज़ीरो है, जीरो से स्टार्ट हुई। इस रिलेशन को यहाँ रिप्लेस कर दें, आई को वाई के टर्म्स में, जिससे कि वेलोसिटी जो कि वाई पे डिपेंड करेगी, फिर वेलोसिटी को हम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई लिख देंगे, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो पहले ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी वेलोसिटी टी और वाई में, और फिर डी वाई डी टी को रियलाइज़ करते हुए कि वाई का सेकंड डेरिवेटिव होगा, ऐसे लिखा जा सकता है। इन सबको मैंने रीअरेंज कर दिया, और रीअरेंज करके ये दिखने लगा कि एक्सेलरेशन हमारा माइनस वाई की चूँकि प्रपोर्शन आने लगा, तो यहाँ से एक आइडिया लग सकता है कि इज गोइंग टू बी केस ऑफ एस एच एम। तो वाई को फ्री कर देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लें, जो वाई का कोफिशिएंट है उसे ओमेगा स्क्वायर कह दिया जाए। तो ये प्रॉपर एस एच एम की एक इक्वेशन बन गई, और इस तरह की इक्वेशन का सोल्यूशन हमें आना चाहिए। ये मीन पोजीशन y इक्वल टू जीरो पे ना हो कि y इक्वल टू वाई नॉट पे होगा, यानी थोड़ी दूर गिरने के बाद कहीं जाकर इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, वो इसकी मीन पोजीशन होगी। और जितना मीन तक गिरेगा उतना फिर और नीचे जाएगा, देन विल स्टार्ट कमिंग बैक। तो यहाँ से इस तरह का सोल्यूशन मानते हैं, ये रिजल्ट पहले से हमें पता होना चाहिए। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि एस एच एम के लिए है, जिसका एक वेल डिफाइंड सोल्यूशन हमें ऐसा लिखने आना चाहिए, इस फॉर्म में, हार्मोनिक फंक्शन की फॉर्म में। जो भी यहाँ होगा उसको हम हार्मोनिक फंक्शन कैसे लिखेंगे, ओमेगा ये लेंगे, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस थीटा, और एक एम्पलीट्यूड मानेंगे। अब फिर ये दोनों चीज़ें, वाई नॉट तो हमें पता है, वाई नॉट ये हो जाएगा, ओमेगा पता है, ए और थीटा दो अननोन्स हैं, इनको इनिशियल कंडीशन से निकाल लेंगे। अब इनिशियल कंडीशन क्या है, वाई इक्वल टू ज़ीरो है शुरू में, डी वाई बाई डी टी यानी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो इस इक्वेशन में ये दोनों कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो थीटा जाएगा पाई बाई टू, और ए की वैल्यू माइनस वाई नॉट हो जाएगी। क्या जाएगी, माइनस वाई नॉट। इनको रिप्लेस कर दें तो वी विल गेट दिस रिलेशन। और क्लियरली यहाँ से वाई नॉट ओमेगा हमें पता है, तो वाई अगर मैक्सिमम पूछा जाता है, वैसे इस क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन पूछा सकता है IT वगैरह में, वाई मैक्सिमम हो जाएगा टू वाई नॉट, राइट। और फिर यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जाए तो वैसे तो एस एच एम में हमें पता होता है मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ही होती है। एम्पलीट्यूड यहाँ से हमें दिखने ही लगा, इसका यही एम्पलीट्यूड होगा, वाई नॉट ही एम्पलीट्यूड का काम करेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम डायरेक्टली बता सकते हैं ओमेगा इंटू वाई नॉट। और किसी स्टैंड पर जब वेलोसिटी पता होगी, उस समय अगर वाई पूछता है तो वी कैन अप्लाई एनर्जी बैलेंस। यहाँ एनर्जी बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें क्या क्या हो रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितनी रिड्यूस होगी, मान लो वाई गिरता है, दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर। ये इक्वेशन भी हमें लिखने आना चाहिए। दिस इज एनर्जी बैलेंस। तो यहाँ से कुछ चीज़ें देकर दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है, राइट। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम फॉर जी एडवांस।